जय हिंद साथियों, मैं शिवान स्वागत करता हूं आपका आपके अपने चैनल में। जुड़ते हैं आपसे एक और वीडियो के माध्यम से। और इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे, संविधान टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे। और संविधान टॉपिक में हम लोग प्रधानमंत्रियों को पढ़ चुके हैं। हम लोग प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल व मंत्रिपरिषद, इस टॉपिक को पढ़ेंगे आज। और इससे संबंधित जो भी अनुच्छेद हैं उन सभी को कंप्लीट करेंगे दोस्तों। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अक्सर इससे क्वेश्चन आपका पूछा जाता रहता है संविधान टॉपिक के अंतर्गत। तो दोस्तों बिल्कुल अच्छे से पूरा वीडियो देखिएगा और ध्यान दीजिएगा। तो आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल को, तो इसमें हमें पढ़ने पड़ेंगे आर्टिकल 74 का 1। फिर एक संविधान संशोधन है 44वां संविधान संशोधन 1978। इसके अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 352 का 3। और संविधान संशोधन 91वां जिसमें 2003, इसके तहत हम लोग पढ़ेंगे आर्टिकल 75 का आर्टिकल 75 पढ़ेंगे। और एक दो आर्टिकल्स और होंगे संविधान, मतलब जो आर्टिकल्स मतलब क्या होते हैं आपके अनुच्छेद, तो अनुच्छेद होंगे, उनको हम लोग और पढ़ेंगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ये सारी चीज़ें माइंड में रखते हुए बिल्कुल, क्योंकि क्या होता है जब हम लोग बड़ी चीज़ पढ़ते हैं तो हमें ये चीज़ें थोड़ा सा लगता है यार ये बोरिंग हो रहा है। तो बोरिंग नहीं बनाना है चीज़ को, एक इंटरेस्ट लेकर के। ये संख्याएं पढ़ने वाले हैं ना, केवल इतना सा पढ़ना है इस पूरे वीडियो में। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा क्योंकि कुछ डिटेल वाली चीज़ें हैं, है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अनुच्छेद 74। अनुच्छेद 74 जो हमारी संविधान की बुक है उसमें क्या लिखा गया अनुच्छेद 74 के अंतर्गत, कि जो राष्ट्रपति है हमारा, राष्ट्रपति पढ़ चुके हैं, राष्ट्रपति के सभी शक्तियां वगैरह पढ़ चुके हैं, सभी अधिकार पढ़ चुके हैं, तो आप पिछले वीडियोस में देख सकते हैं। तो राष्ट्रपति जो कार्य करता है और जो मतलब जितने भी कार्य राष्ट्रपति करता है उसके निपटान, उसको करने में सहायता करता है और परामर्श देने के लिए। तो राष्ट्रपति के जितने भी जो भी कार्य हैं उनके जो संपादन, उसमें सहायता और परामर्श देने के लिए क्या होता है, एक मंत्रिपरिषद होती है। कौन होती है भैया? एक मंत्रिपरिषद होती है। उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। उसका मुखिया होता है प्रधानमंत्री। तो राष्ट्रपति जो भी कामकाज करता है उसमें सहायता और सलाह देने के लिए किसका गठन किया गया है? एक मंत्रिपरिषद का गठन किया गया है, जिसका प्रमुख जो होता है वो प्रधानमंत्री होता है। अब मंत्रिपरिषद में कौन कौन लोग आते हैं? क्या हम लोग मंत्रिपरिषद में आते हैं? तो जानते हैं भैया मंत्रिपरिषद में कौन कौन? मंत्रिपरिषद में आते हैं कैबिनेट मंत्री, जिन पे क्या होता है, बहुत अधिक महत्व वाले मंत्रालयों के प्रभार होते हैं। तो जो अत्यधिक महत्व वाले मंत्रालयों के प्रभार होते हैं उन्हें क्या कहेंगे? कैबिनेट मंत्री। फिर होते हैं राज्य मंत्री, जो स्वतंत्र प्रभार वाले होते हैं या किसी कैबिनेट मंत्री के अधीन होते हैं। इनके अंतर्गत, कैबिनेट मंत्रियों के अंतर्गत काम करते हैं वो क्या होते हैं? राज्य मंत्री। या फिर उन पर कोई स्वतंत्र प्रभार भी हो सकता है, कोई कम महत्व वाला मंत्रालय हो सकता है। फिर होते हैं आपके उपमंत्री। उपमंत्री क्या होते हैं? जो कैबिनेट और राज्य मंत्रियों की सहायता करते हैं। तो सबसे प्रमुख मंत्रिपरिषद में कौन होता है? कैबिनेट मंत्री। कैबिनेट मंत्रियों की सपोर्ट में कौन होता है? आपका राज्य मंत्री और उपमंत्री। और राज्य मंत्रियों के सपोर्ट, जो राज्य मंत्री वो स्वतंत्र प्रभार वाले भी हो सकते हैं, लेकिन उनका मंत्रालय यदि कम महत्व का है तो उन्हें क्या है? कैबिनेट मंत्री नहीं कहा जाएगा। तो कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री ये शामिल होते हैं मंत्रिपरिषद में। कभी कंफ्यूज मत होइएगा, आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति को कार्य के संपादन में सहायता और परामर्श कौन देता है? पता हो गया ना आपको। और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होता है? मंत्रिपरिषद में कौन कौन आते हैं? तो आपको याद रखना है कौन कौन आते हैं। कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उपमंत्री। कैबिनेट मंत्री कौन होते हैं? राज्य मंत्री कौन होते हैं? उपमंत्री कौन होते हैं? तो ये सब आपको धीरे धीरे जानकारी होती जा रही है। मीन्स आपको नॉलेज के लिए पढ़ना है, आपको सिलेक्शन के लिए नहीं पढ़ना है। सिलेक्शन तो अपने आप ही मिल जाएगा, है ना। तो अब जानते हैं कि मंत्रिमंडल क्या है। मंत्रिपरिषद तो जान लिया कि मंत्रिपरिषद सलाह के लिए बनाई गई है और सहायता के लिए बनाई गई है। मंत्रिमंडल क्या है? तो 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या किया गया? अनुच्छेद 352 के 3 में इसका वर्णन किया गया है। तो मंत्रिमंडल का वर्णन कहाँ पर है? 352 के 3 में। किस संविधान संशोधन के तहत? 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत इसका वर्णन किया गया है। इसमें कौन कौन होता है? प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। तो मंत्रिमंडल अलग है और मंत्रिपरिषद अलग है। मंत्रिपरिषद के अंतर्गत ही क्या आता है? आपका मंत्रिमंडल आता है ना। यदि ये मंत्रिमंडल है तो मंत्रिपरिषद क्या होगा? इससे बड़ा सर्कल होगा, क्योंकि मंत्रिपरिषद के अंतर्गत सब आते हैं, लेकिन मंत्रिमंडल के अंतर्गत केवल कैबिनेट मंत्री और प्रधानमंत्री आता है। तो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री मंत्रिमंडल में आते हैं और सारे के सारे निर्णय कहाँ लिए जाते हैं? मंत्रिमंडल की बैठक में। तो सारे निर्णय किसकी बैठक में लिए जाते हैं? मंत्रिपरिषद की बैठक में कि मंत्रिमंडल की बैठक में? पता चल गया ना आपको। चलिए ये क्लियर हुआ होगा दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, एक नोट सीखते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003।
तो 91वां संविधान संशोधन 2003 में किया गया। इसके तहत अनुच्छेद 75(1) के काम में कुछ जोड़ा गया। क्या जोड़ा गया कि मंत्रिपरिषद में जो मंत्रियों की संख्या, पहले क्या होता था कि जो प्रधानमंत्री होते थे वो मंत्रिपरिषद किसी को भी मंत्री बना देते थे। पता लगा कितने टोटल सदस्य हैं आपके, 545, तो उन्होंने क्या किया, 200-300 मंत्री बना दिए। ये तो बहुत गलत बात है, सभी मंत्री बने घूम रहे हैं। एक मजाक भी तो होता है ना यार, मंत्री हो गया तो वैसे उसमें हरियाणवी लैंग्वेज में मंत्री है कि, तो मंत्री जब बन जाता है तो भैया उसके तो भाव बढ़ जाते हैं। तो मंत्रियों की संख्या को क्या कर दिया गया, निश्चित कर दिया गया कि जो मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की संख्या होगी वो लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होगी। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो जाता है आपका कि मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी होगी। तो ये प्रधानमंत्री सहित लोकसभा के कुल सदस्यों के 15% से अधिक नहीं होनी चाहिए, हो ही नहीं सकती है। ये आपका फिर संविधान से अलग हो जाएगा, संविधान से गलत हो जाएगी बात, संवैधानिक नहीं रहेगी। और साथ ही साथ संसद का यदि कोई सदस्य दल बदल करता है, जैसे लोग क्या करते थे पहले, दल बदल कर जाते थे, इधर उधर दल में कूदते फांदते रहते थे, बिना पेंदी के लोटे वाले, है ना, तो उनके लिए कानून बनाया गया। कौन सा, 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून जोड़ा गया। आपने पढ़ा था ना अनुसूचियों की संख्या, अनुसूचियों के लिए ट्रिक क्या थी, SS और SC की जनसभा से बदला पंचनगर। यदि नहीं पढ़ा है आपने तो पिछले वीडियोज़ में जा करके पढ़ सकते हैं। तो उसमें ये नियम बनाया गया कि उसको क्या कर दिया जाएगा, यदि कोई दल बदल करता है तो उसे अयोग्य घोषित किया जाएगा और वो अपनी पदावधि या पुनर्निर्वाचन जो भी पहले होगा उस समय तक मंत्री बनने के अयोग्य होगा। तो पता लगा कि एक से दूसरी पार्टी में आया, कहेंगे यार मंत्री बना दिया जाएगा हमको, लेकिन उसको अयोग्य घोषित कर दिया गया 10वीं अनुसूची के तहत, दल बदल कानून के तहत। तो वो अपनी पदावधि, 5 वर्ष का काल होता है, 5 वर्ष तक, या फिर पुनर्निर्वाचन, दोबारा निर्वाचन, जो पहले होगा उस समय तक मंत्री बनने के अयोग्य होगा। आशा करते हैं दोस्तों आपको ये भी समझ में आया होगा। बहुत अच्छे से समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें, क्योंकि इससे जब क्वेश्चन बनते हैं तो बहुत ज़्यादा गलत हो जाते हैं। और लास्ट में आपके लिए कुछ क्वेश्चंस की एक क्विज़ भी रखी गई है, वो भी आपको सॉल्व करनी है, तो चीज़ों को अच्छे से पढ़ते चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 का 1 पढ़ते हैं। अनुच्छेद 74 की 1 में क्या बताया गया कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। तो आपको पता ही है कि प्रधानमंत्री, चाहे मंत्रिपरिषद हो चाहे मंत्रिमंडल हो, इन सब का क्या होता है, मुखिया ही होता है यार, प्रधान होता है। और अगर ये मर जाए, इसकी मृत्यु हो जाए या फिर ये त्याग पत्र दे दे तो फिर मंत्रिमंडल का क्या हो जाता है, विघटन हो जाता है। तो अनुच्छेद 74 की 1 में ये बात बताई गई है कि प्रधानमंत्री मंत्रिमंडल का प्रधान होगा और इसकी मृत्यु या त्याग पत्र पर क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। अनुच्छेद 75 की बात करते हैं। अब 74 तो हो गया, 75 पे आते हैं। तो 75 में क्या है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है। कौन नियुक्त करता है, प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री की क्या होती है, नियुक्ति होती है, ये चुना नहीं जाता है। इसका क्या होता है, आपका अपॉइंटमेंट होता है, इसका नियुक्ति की जाती है। तो प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति करता है, राष्ट्रपति नियुक्त करता है। और फिर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री को नियुक्त किया राष्ट्रपति ने, और फिर अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया। जितने भी नियुक्ति होती है, अपॉइंटमेंट, सारे के सारे राष्ट्रपति करता है, लेकिन प्रधानमंत्री की सलाह पर। तो सबसे पहले प्रधानमंत्री नियुक्त किया, फिर अन्य मंत्रियों को प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति ने नियुक्त कर दिया। अब ये क्या करते हैं, शपथ लेते हैं कि नहीं। तो ये पद ग्रहण करने से पहले क्या है, प्रधानमंत्री सहित प्रत्येक मंत्री को किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने पद एवं गोपनीयता की शपथ लेनी होती है। तो पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं सभी, प्रधानमंत्री भी और सारे के सारे मंत्री भी, किसके सामने, राष्ट्रपति के सामने। तो क्लियर हो गया ना आपका, ये क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण है भैया, तो इसको अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका 75 का 3। तो 75 का 3 अनुच्छेद क्या है आपका, कि जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिमंडल और मंत्रिपरिषद दोनों के अंतर पता है ना आपको। तो जो मंत्रिपरिषद है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। तो जो मंत्रिपरिषद है, कौन कौन होता है मंत्रिपरिषद में, बताओ भैया एक बार। 3 लोग होते हैं, कैबिनेट, राज्य और उप, ये सब मंत्री होते हैं इसमें। तो यदि आपका जो मंत्रिपरिषद है वो क्या है, आपका जो सरकार है लोकसभा में विश्वास खो देती है, तो फिर उसे त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति। और जो भी सरकार लोकसभा में विश्वास खो देती है उसे क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। यदि किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया
एक भी मंत्री, है ना, जितने भी मंत्री बनाए आपने, किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो गया तो सारी की सारी मंत्रिपरिषद को क्या देना पड़ता है, आपका त्याग पत्र देना पड़ता है। इसीलिए मंत्री ऐसे वैसे किसी अरे गरे नत्थु खैरे को नहीं बनाया जाता है ना, किसी न किसी विश्वास पात्र व्यक्ति को बनाया जाता है। इसीलिए उनकी संख्या निश्चित कर दी गई, कितनी, 15% से अधिक नहीं होगी लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या से। तो अनुच्छेद 75 का 3 बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न देता है आपको, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति उत्तरदायी होती है, और जो सरकार लोकसभा में विश्वास खो दे उसे क्या करना पड़ता है, और यदि एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो फिर क्या होता है। तो संपूर्ण मंत्रिपरिषद को क्या करना पड़ता है, त्यागपत्र देना पड़ता है। अब जानते हैं अनुच्छेद 78 को सीख लेते हैं थोड़ा सा। अनुच्छेद 78 में क्या है कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य है कि वो संघ के कार्यकलाप के प्रशासन संबंधी और विधान विषयक प्रस्तावनाओं की सूचना राष्ट्रपति, जो भी आपके क्रियाकलाप कार्यकलाप जो भी कार्य किए जा रहे हैं और जो भी सूचनाएं हैं वो सारी की सारी किसको दे, राष्ट्रपति को दे। तो अनुच्छेद 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्य बताए गए कि प्रधानमंत्री का कर्तव्य जो भी काम काज हो वो सब किसको सूचना दे, राष्ट्रपति को सूचना दे, अनुच्छेद 78 में। तो इस तरह से दोस्तों हम लोगों ने आज बहुत ही एक छोटा सा वीडियो, छोटा सा था लेकिन बहुत महत्वपूर्ण था। आर्टिकल 74 का 1 पढ़ा, आर्टिकल 352 का 3 जो आपका 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत ऐड किया गया, और 51वें संविधान संशोधन 2003 के तहत 75 का 1 ऐड किया गया, और आर्टिकल 75 पढ़ा हम लोगों ने, और लास्ट में आर्टिकल 78 पढ़ा। तो ये आपको रिवाइज़ करना है, क्या क्या पढ़ा आपने इन सब में, है ना, इनको थोड़ा सा अच्छे से ध्यान रखना है क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न होता है। तो आर्टिकल 74 क्लियर करते हैं एक बार। इसमें क्या था आपका कि राष्ट्रपति के जो कार्य हैं उनके संपादन और सहायता के लिए किसका गठन किया गया, एक मंत्रिपरिषद का, और मंत्रिपरिषद का प्रधान कौन होगा, प्रधानमंत्री होगा। मंत्रिपरिषद में कौन कौन आता है आपको पता है। फिर इसके बाद अनुच्छेद 74 का 1, तो 74 के 1 में क्या बताया गया आपका कि जो प्रधानमंत्री है वो मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। 74 में क्या बताएगा, मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, जबकि 74 की 1 में मंत्रिमंडल का प्रधान होता है। और यदि इसकी मृत्यु या त्यागपत्र दे दइए तो फिर क्या हो जाता है, मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है। रिवीजन चल रहा है ना। आर्टिकल 352 का 3 कब आया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत। और इसमें क्या वर्णन है, इसमें वर्णन है आपका कि जो प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, तो ये होते हैं आपके क्या, ये सभी जो मतलब इसमें मंत्रिमंडल का वर्णन है। और मंत्रिमंडल में कौन कौन आते हैं आपके, प्रधानमंत्री और कैबिनेट स्तर के मंत्री, और सभी के सभी निर्णय इन्हीं बैठकों में लिए जाते हैं। फिर 51वां संविधान संशोधन 2003 के तहत क्या किया गया आपका, अनुच्छेद 75 1 के काम है ये जोड़ा गया कि जो मंत्रियों की कुल संख्या है वो निर्धारित की गई, और दल बदल को निश्चित किया गया आपका। यदि कोई दल बदल करता है तो फिर क्या होगा, है ना। आर्टिकल 75 में आपने क्या पढ़ा, नियुक्ति के बारे में पढ़ा, प्रधानमंत्री की नियुक्ति और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है ये सब आपको पता चल गया। और इसके बाद में आपने पढ़ा आर्टिकल 78, तो आर्टिकल 78 में प्रधानमंत्री के कर्तव्यों के बारे में बताया गया है कि वो सारी की सारी सूचनाएं किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। और यहीं पर आपने पढ़ा था आर्टिकल 75 का 3, तो 75 के 3 में क्या बताया गया कि जो मंत्रिपरिषद है सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होगी, और यदि किसी एक मंत्री के प्रति भी अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाता है तो फिर क्या होगा, पूरी की पूरी लोकसभा, पूरी आपकी मंत्रिमंडल को क्या करना पड़ता है, आपको मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ता है। तो मंत्रिपरिषद, मंत्रिमंडल, प्रधानमंत्री के बारे में काफ़ी अच्छी चीज़ें आपको मिली। चलिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, राष्ट्रपति के कार्यों के संपादन में सहायता परामर्श के लिए कौन होता है, आंसर दीजिए। दूसरा, मंत्रिमंडल में कौन शामिल होते हैं, कौन कौन होते हैं मंत्रिमंडल में, जल्दी से बताइए। सभी निर्णय किन बैठकों में लिए जाते हैं, मंत्रिमंडल का प्रधान कौन होता है, किसकी मृत्यु या त्यागपत्र पर मंत्रिमंडल का विघटन हो जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है, अन्य मंत्रियों की नियुक्ति कौन व किसकी सलाह पर करता है, प्रधानमंत्री व मंत्री किससे शपथ लेते हैं, मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की कुल संख्या कितनी निर्धारित की गई और कब निर्धारित की गई, किस संविधान संशोधन के तहत, है ना। ये कोई भी क्वेश्चन बन सकता है आपसे। संसद का कोई सदस्य अयोग्य घोषित होने पर कब तक मंत्री नहीं बन सकता है। तो ये सारे क्वेश्चन आपको आने चाहिए दोस्तों। 10 क्वेश्चन, 10 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आपके लिए अपने मन से बनाए गए, और इससे संबंधित ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहेंगे। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।
अपने चैनल को यदि आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, दोस्तों में शेयर करें जिससे हमें नए नए दोस्त और मिलते रहें। और वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए दोस्तों। यदि आपको कोई टॉपिक चाहिए तो कमेंट करें और वीडियो कैसा लग रहा है वो भी कमेंट करके बताएं। जय हिंद साथियों।